हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स को एकदम डिटेल में डिस्कस करते हुए अच्छे से समझ लिया है। तो अब ज़रूरत है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें भी हम आज सॉल्व कर लें। तो बस यही है हमारे आज के इस लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपनी इसी टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम अपने चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। ठीक है, अच्छे से हर एक सवाल को एकदम डिस्कस करते हुए बेटा सॉल्व करेंगे ताकि आपको हर एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलो आ जाओ, कहानी हम शुरू करते हैं फटाफट से। और देखो, पहला सवाल आपके सामने आ भी चुका है। आप देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है। What is the difference between a reflex section and walking? सवाल यह है कि walking में और एक reflex section में exactly क्या difference होता है। देखो बेटा, ऐसा है कि अभी मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, है ना, इस जगह पर मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं यहाँ से वहाँ चली जाऊँ, तो इसके लिए मैं सोचूंगी कि यार मैं यहाँ से वहाँ कैसे जा सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि यार मैं वॉक कर सकती हूँ। तो पूरा सोच समझ करके मैंने ये डिसीजन लिया कि यार मुझे वॉक करनी चाहिए, तभी मैं यहाँ से वहाँ पहुँच सकती हूँ। तो ये डिसाइड करने के बाद एग्जैक्टली मैंने क्या किया, अरे मैंने वॉक करना बेटा शुरू किया। मैं आराम से चलते 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 यहाँ आ गई, वहाँ से यहाँ आ गई, मतलब मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ठीक है, अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे तो वो वाली जगह ही ज़्यादा पसंद है, तो मुझे वापस वहीं जाना है। तो फिर मैंने दोबारा सोचा कि यार मैं यहाँ से वहाँ दोबारा कैसे जा सकती हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं वॉक कर सकती हूँ फिर से। तो अच्छे से सोचने समझने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वॉक करूँगी। तो अब मैं दोबारा वॉक करते 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 वापस अपनी जगह पर आ गई। तो बेटा ये जो मैं वॉक कर रही हूँ ना, मतलब अभी तो मैंने आपके सामने फिर भी थोड़ी सी वॉक करी है, मैं और भी ज़्यादा वॉक कर सकती हूँ। मैं वॉक करके कहीं और जा सकती हूँ। ठीक है, द पॉइंट इज़, जो मैं वॉक कर रही हूँ बेटा, ये मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं वो करना चाहती हूँ। वॉकिंग इज समथिंग जो एक इंसान के कंट्रोल में होती है, उसकी इच्छा के अनुसार होती है कि अगर मेरा मन है वॉक करने का तो मैं करूँगी, और अगर मेरा मन वॉक करने का नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। कोई अगर दूसरा आकर के मुझसे बोल दे कि मैम आपको वॉक करते हुए यहाँ से वहाँ जाना है, तो मैं नहीं करूँगी। मतलब मैं उसकी बात नहीं मानूंगी कि अगर मुझे जाना होगा तो मैं वॉक करूँगी, नहीं जाना होगा तो मैं क्यों वॉक करूँगी। तो वॉकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि वॉकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक जानवर, मतलब मैं सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि सपोज एक डॉग है, डॉग यहाँ सो रहा था, उसने देखा कि यार एसी तो वो वाले रूम में चल रहा है। ठीक है, तो उसने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से उठ करके एसी वाले रूम में जाना है। तो वो कैसे जाएगा? ऑब्वियस सी बात है बेटा, उड़ के तो नहीं जाएगा, वो चल के ही जाएगा ना। तो वो भी सोचेगा समझेगा कि यार मुझे यहाँ से एसी वाले रूम में जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ? ओके, मैं वॉक करता हूँ। तो वो भी वॉक करते 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 वहाँ से, मतलब जहाँ पर वो पहले बैठा था वहाँ से वो कहाँ चला जाएगा? एसी वाले रूम में चला जाएगा। क्यों, कैसे? तो बेटा वो उसका मन था करने का, डॉग का मन था वॉक करने का, तो उसने वॉक करी और वॉक करते करते वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। तो मैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ कि वॉकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक जानवर के कंट्रोल में होती है, उसकी इच्छा के अनुसार होती है कि अगर मेरा मन है वॉक करने का तो मैं करूँगी। और एक चीज़ और, अगर मेरा मन है वॉक करने का तो मेरी इस इच्छा के अनुसार जो मेरे पैरों की हड्डियां हैं, जो मेरे पैरों की स्केलेटल मसल्स है बेटा, वो उस हिसाब से काम करेंगे। भाई चलने के लिए पैरों की हड्डियां, जो पैरों की जो स्केलेटल मसल्स हैं, उनको तो काम करना पड़ेगा ना। तो अगर मेरा मन है वॉक करने का तो मेरी इच्छा के अनुसार मेरे पैरों की हड्डियां, पैरों की मसल्स
काम करेंगी ताकि मैं चल पाऊँ। और अगर मेरा ही मन नहीं है चलने का तो मेरे पैरों की हड्डियाँ, जो मेरी मसल्स हैं, वो बोलेंगी कि मैम का ही मन नहीं है वॉक करने का, तो फिर हम काम करें ही क्यों। वो काम नहीं करेंगी तो मैं वॉक भी नहीं करूँगी। समझे? तो एक चीज़ आपको क्या समझ में आई कि वॉकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक इंसान के कंट्रोल में होती है, उसकी इच्छा के अनुसार ही होती है। प्लस वॉकिंग की अगर स्पीड देखी जाए तो अगर मेरा मन है आराम आराम से वॉक करने का तो मैं आराम आराम से वॉक करूँगी, और अगर मेरा मन है कि मैं बहुत ही स्पीड में वॉक करूँ तो मैं बहुत तेज़ी से भी वॉक कर सकती हूँ। मतलब जो भी है वो मेरे कंट्रोल में है। तो वॉकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक जानवर के कंट्रोल में होती है, उसकी इच्छा के अनुसार ही होती है। प्लस वॉक करने के लिए ना इंसान बेटा सोचता भी है, बाकायदा वो डिसाइड करता है कि हाँ मुझे करना है कि नहीं करना है। वहीं अगर मान लो कि मेरा जो ये वाला हाथ है वो किसी ऐसे गर्म बर्तन से टच हो जाए तो रिएक्शन क्या होगा। मतलब आप ये खुद भी इमेजिन करके देख सकते हो, भगवान ना करे, 100 बार भगवान ना करे, लेकिन गलती से तुम्हारा हाथ किसी दिन अगर किसी गर्म बर्तन पर टच हो गया तो तुम क्या करोगे? तुरंत अपना हाथ ऐसे वापस लोगे ना, ऐसे विड्रॉ करोगे अपने हाथ को। सोचोगे तो नहीं ना कि यार गर्म बर्तन पे टच हो रहा है हाथ, स्किन जल सी रही है, दर्द हो रहा है, ओहो हाथ तो गर्म भी हो रहा है, लाल भी हो रही है स्किन, क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? तुम ये सोचोगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम तुरंत अपना हाथ ऐसे खींच लोगे, वापस विड्रॉ कर लोगे, है ना, कि अये ये लग गई गर्म बर्तन चिपक गया, मम्मी कुछ करो, आइस लेके आओ, बर्नॉल लेकर के आओ। तुम्हारा रिएक्शन ये होगा। तुम सोचोगे नहीं कि तुम्हें करना क्या है। मतलब जो ये तुम्हारा हाथ विड्रॉ करने वाला रिएक्शन है ना बेटा, इसके लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ समझना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ। जैसे कि वॉक करने के लिए इंसान को सोचना पड़ता है कि मैं करूँ कि ना करूँ वॉक, लेकिन ये जो रिएक्शन था तुम्हारा हाथ विड्रॉ करने का, ये बेसिकली क्या है बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन, ही अपन पढ़ चुके हैं। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए तुमने सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, वो अपने आप हो गया। बहुत ही स्पॉन्टेनियस होते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शंस, और बहुत साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। समझे इस चीज़ को? और सबसे बड़ी बात ये कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना, वो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अपन सोचते समझते नहीं है रिफ्लेक्स एक्शंस में। ये मान लो कि अगर यहाँ पर हाथ पर एक मक्खी आकर के बढ़ गई है या एक कॉकरोच आकर के बढ़ गया है, तो तुरंत क्या करूँगी? अपना हाथ ऐसे ऐसे झटकारूंगी कि ये मेरे हाथ से जो है हट जाए। मैंने सोचा नहीं उस चीज़ के लिए, मैंने कुछ समझा नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि अपन कहीं और देख रहे होते हैं, अपना ध्यान कहीं और होता है, और हाथ पे कुछ आकर के टच हो गया या कोई आके बैठ गया, तो अपन को वो सेंसेशन होता है कि यार हाथ में कुछ है, तो अपन बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे क्या करते हैं? अपने हाथ को ऐसे झटकारते हैं कि अरे बाप रे ये क्या है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने बाल ही होते हैं बेटा जो टच कर रहे होते हैं अपने हाथ को, लेकिन हमें लगता है कि पता नहीं क्या है, अपन अपने हाथ को ऐसे ऐसे झटकारते हैं। दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। सोचने समझने की इसमें ज़रूरत होती ही नहीं है, अपने आप हो जाते हैं, ये क्विक होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। उसके अलावा इंसान की इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं। मान लो कि मेरा मन नहीं था गर्म बर्तन से अपने हाथ को जो है ना हटाने का, मैंने भी सोचा कि चलो देखते हैं कि क्या होगा कि अगर आधे घंटे तक जो है मेरा हाथ चिपका रहेगा गर्म बर्तन से, चलो देखते हैं। तो बेटा ये देखने वाली जो बात है ना, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो तुम्हारे ब्रेन तक ये जो जानकारी है ये पहुँचनी नहीं देगी। स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं ना कि मतलब सिचुएशन को वो भांप जाती है कि अरे बाप रे ये जो स्टिमुलस आ रही है ये बहुत ही खतरनाक है, और इसके लिए रिएक्ट करना बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले कि इन्फॉर्मेशन इम्पल्स तुम्हारे ब्रेन तक पहुँचे, ब्रेन उसको प्रोसेस करे, डिसीजन ले, स्पाइनल कॉर्ड बोलती है कि भाई साहब मेरे पास भी रिले न्यूरॉन्स हैं, मैं भी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर सकती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है ये बहुत ही सीरियस स्टिमुलस है, इसके लिए क्विक रिएक्शन देना पड़ेगा, अदरवाइज इंजरी हो सकती है। तो वो वहीं के वहीं क्या करेगी, नीचे के नीचे डिसीजन दे देगी कि हाथ को विड्रॉ करना। तो जो अपने हाथों की जो मसल्स होंगी वो उस हिसाब से जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कि अपना जो हाथ है वो ऐसे विड्रॉ हो जाए गर्म बर्तन से। तो इसमें तुमने सोचा समझा नहीं, प्लस इसमें तुम्हारी इच्छा भी नहीं चली कि तुम्हारी क्या इच्छा थी, गर्म बर्तन से चिपकना है या नहीं चिपकना है, कि तुमसे किसी ने पूछा ही नहीं। दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन।
तो अब ये तो बेटा समझाने वाली बातें हो गई है ना, कि अपन मुझे समझाने तो तुमको मैंने इस भाषा में समझा दिया। अब जब लिखने की बारी आती है तो लिखेंगे कैसे, आ जाओ देख लेते हैं। एक तरफ तुम्हारे पास यहाँ पर है रिफ्लेक्स सेक्शन और यहाँ पर है तुम्हारे पास वॉकिंग। तो रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए बोला जा रहा है कि ये क्या है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, मतलब वही कि इंसान के कंट्रोल में ये नहीं होती है। मतलब जो रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं वो इंसान के कंट्रोल में नहीं होते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं। वहीं वॉकिंग इज़ टोटली अ वॉलेंट्री प्रोसेस या वॉलेंट्री एक्टिविटी। मेरे कंट्रोल में होगी वॉकिंग। वॉकिंग की स्पीड कब करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, वो सिर्फ मैं डिसाइड करूँगी और कोई नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा रिफ्लेक्स सेक्शन को कंट्रोल करने वाली कौन होती है, स्पाइनल कॉर्ड। वॉकिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन, क्योंकि भाई हमें सोचना है ना, हमें समझना है वॉक करने के लिए कि करना है कि नहीं करना है, कितने स्पीड में करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है वॉक करके। तो ये सब कुछ ब्रेन जो है ना बेटा डिसाइड करता है, ठीक है। तो सोचने समझने के लिए वी यूज़ ब्रेन। और जो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, जिसमें हम सोच समझ नहीं पाते हैं, तो समझ लो कि उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन की चोटी, ठीक है। चल, रिफ्लेक्स सेक्शन के लिए बोला जा रहा है कि इट इज़ द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलस। जाहिर सी बात है बेटा, अगर तुम्हारा हाथ किसी गर्म बर्तन पर टच हो ही नहीं रहा होगा तो तुम उसको विथड्रॉ भी क्यों करोगे। अगर तुम्हारे हाथ पर कुछ है, ये सेंसेशन तुम्हें यदि नहीं आ रहा है, तो तुम बेवजह तो अपने हाथ को ऐसे ऐसे झटकाओगे नहीं ना। तो तुम्हें लगेगा, जब तुम्हारे पास वो सेंसेशन आएगा कि यार कुछ है हाथ पे, तभी तुम क्या करोगे, अपने हाथ को ऐसे झटकारोगे, अदरवाइज तुम नहीं करोगे ना। तो रिफ्लेक्स सेक्शन बेटा ये समझ लो कि किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ही होते हैं। भाई स्पाइनल कॉर्ड को ना कोई शौक नहीं होता है डिसीजन लेने का, इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करने का। वो तो एक रास्ता होती है कि हाँ उसके थ्रू इम्पल्सेस जो ना ब्रेन तक जाती है। ब्रेन के फिर जो भी कमांड होते हैं वो भी इम्पल्सेस के थ्रू मोटर नर्व्स जो है ना इफेक्टर तक लेके जाती हैं थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो उसको कोई शौक नहीं होता है, उसकी मजबूरी होती है, ठीक है। तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होते हैं बेटा कौन, रिफ्लेक्स सेक्शंस, लाइक टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट इन्वॉल्व अ थिंकिंग प्रोसेस। यहाँ पर सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वॉकिंग की अगर हम बात करें तो बेटा एज सच वॉकिंग के लिए कोई स्टिमुलस तो नहीं चाहिए होता है कि जब तक कि मेरे पीछे कोई डॉगी ना पड़े तब तक ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं ज़िंदगी में कभी चलूँगी नहीं। भाई मेरा मन होगा तो मैं चल दूँगी, कभी भी चल दूँगी। स्टिमुलस की यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है कि स्टिमुलस आएगा तो ही रिएक्शन होगा। अरे बिना स्टिमुलस के तुम क्या वॉक नहीं करते हो क्या, करते हो ना। कभी कभी ओवर ईटिंग हो जाती है, ज़्यादा खा लिया, मम्मी ने छोले भटूरे बनाए थे तो 2 की जगह 4 पेल दिए, तो वॉक करते कि नहीं करते। तो उसके लिए कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए होता है बेटा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएं। आई होप इतना सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। 2 न्यूरॉन्स के बीच में बेटा जो एक फंक्शनल कनेक्शन बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। सवाल यह है कि उस साइनेप्स में क्या होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए यहाँ पर 2 न्यूरॉन्स। ठीक है, ये है बेटा 2 न्यूरॉन्स। अगर आप ये वाले न्यूरॉन को देखोगे तो यहाँ पर आपको इसका एक्सॉन दिख रहा होगा, एक्सॉन टर्मिनल्स दिख रहे होंगे, ये सिनेप्टिक नॉब्स दिख रहे होंगे, ठीक है। और जो इसके आगे वाला न्यूरॉन है बेटा, यहाँ पर आपको इसके डेंड्राइट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्सॉन के जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक जो इस एक्सॉन के जो मतलब इस न्यूरॉन के एक्सॉन के जो सिनेप्टिक नॉब्स हैं और नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स है बेटा, इनके बीच में एक फंक्शनल कनेक्शन जो है बन जाता है और उसी को अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन बेसिकली बन जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर होता क्या है, तुमसे ये नहीं पूछा कि साइनेप्स क्या होता है, तुमसे ये पूछा गया कि साइनेप्स में क्या होता है। तो बात बस इतनी सी है, आपको लिखना बस यहाँ पर इतना सा होगा कि जब एक्सॉन टर्मिनल्स पर क्या होता है, इम्पल्स पहुँच जाती है। जैसे कि मान लो कि ये क्या है, इम्पल्स है, ठीक है। ये कहाँ पहुँच गई है, ये पहुँच गई है एक्सॉन टर्मिनल्स पर।
तो ये जो सिनेप्टिक नॉब्स बेटा यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनमें होते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स, जिनमें भरे होते हैं कुछ केमिकल जिनको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो जैसे ही इम्पल्स पहुँचती है एक्सॉन टर्मिनल्स पर, सिनेप्टिक नॉब्स जो सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर निकालना शुरू कर देते हैं। तो अल्टीमेटली बेटा वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ आ जाते हैं, वो आ जाते हैं इस स्पेस में। ये दिख रही है आपको, ये वाली स्पेस, इस स्पेस को अपन बोलते हैं बेटा साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो ये फंक्शनल कनेक्शन बन रहा है दैट इज साइनेप्स, और जो ये स्पेस यहाँ पर आपको दिख रही है, इस स्पेस को अपन बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो केमिकल रिलीज हुआ है इसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो है बेटा रिलीज हो गए, कहाँ, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब देखो होता क्या है, जो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं यहाँ पर बैठे होते हैं रिसेप्टर्स लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। देखो दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर के यहाँ पे मैंने क्या बनाया बेटा, ये रिसेप्टर्स हैं जो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, लिख दूं यहाँ पर मैं, दीज आर रिसेप्टर्स। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो आपको न्यूरोट्रांसमीटर दिख रहे हैं, इनके जो बेटा मॉलिक्यूल्स हैं, या तो आप और आसान शब्दों में बोल दो कि हाँ भैया यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये जाकर के बैठ जाएंगे बेटा, ये जाकर के बैठ जाएंगे इन रिसेप्टर्स के ऊपर। ये जाकर के कुछ इस तरीके से ऐसे बैठ जाएंगे रिसेप्टर्स के ऊपर लाइक दिस। और जैसे ही रिसेप्टर्स के पास ये न्यूरोट्रांसमीटर आए, ये देखो, जैसे ही रिसेप्टर्स के पास ये न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल्स आए, रिसेप्टर्स जो है न्यूरोट्रांसमीटर को सेंस कर लेते हैं। भाई वो तो बैठे हुए रिसीव करने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, जो मॉलिक्यूल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर की उनको रिसीव किया, सेंस किया। इसका मतलब क्या कि अब जो इम्पल्स है, मतलब एक बार ये जो रिसेप्टर्स हैं इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर को सेंस कर लिया, रिसीव कर लिया, इनके ऊपर आकर के जैसे ये बैठ गए बेटा, इम्पल्स जो है वो अब नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि आप बस इतना समझ लो कि जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जैसे ही वो उनके ऊपर जाकर के बैठते हैं ना, नेक्स्ट न्यूरॉन में भी आप बोल सकते हो कि वही एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, यानी कि इम्पल्स यहाँ से यहाँ आ जाती है। आप साफ शब्दों में लिख सकते हो कि भाई साइनेप्स में क्या होता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में इम्पल्स का केमिकल कंडक्शन होता है, या केमिकल ट्रांसमिशन आप बोल सकते हो। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन नहीं है यहाँ पर, कोई वो पोटेंशियल वाली बात नहीं हो रही है कि एक्शन पोटेंशियल आ रहा है फिर रेस्टिंग पोटेंशियल, नहीं वो नहीं हो रहा है। वो तो बेटा एक्सॉन की लंबाई में होता है कि पहले रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, फिर जब स्टिमुलस आता है तो एक्शन पोटेंशियल, फिर जो एक्शन पोटेंशियल है वो आगे आगे बढ़ता जाता है। वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है, कंडक्शन होता है इम्पल्स का, जो एक न्यूरॉन की लंबाई में ही होता है। जब दो न्यूरॉन्स के बीच में बेटा इम्पल्स का ट्रांसमिशन करवाना हो तो वो कैसे होता है, केमिकल्स के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, यानी कि केमिकल कंडक्शन ही होता है। ठीक है, तो यही चीज़ अब आपको अपने शब्दों में लिख देनी है। द स्मॉल एम्प्टी स्पेस बिटवीन द टू नर्व सेल्स इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, क्लेफ्ट बोलते हैं उसको। एट साइनेप्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। मैंने क्या बोला कि एक्सॉन की लंबाई में इलेक्ट्रिकल आप बोल सकते हो कि कंडक्शन चलता है इम्पल्स का, लेकिन जैसे ही इधर से इधर आना है इम्पल्स को, तो फिर यहाँ पर केमिकल्स का काम जो है ना शुरू हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि एट साइनेप्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कन्वर्ट होते हैं केमिकल सिग्नल में एट द एंड ऑफ एक्सॉन ऑफ वन नर्व सेल, मतलब वही न्यूरॉन दैट रीचेस टू द अदर नर्व सेल थ्रू डेंड्राइट वेयर इट इज अगेन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इम्पल्स आई है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, केमिकल रिलीज हो गए हैं, फिर वो केमिकल यहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे। इसका मतलब क्या कि इम्पल्स कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, मतलब केमिकल ट्रांसमिशन हो गया। फिर दोबारा से वो जो इम्पल्स है बेटा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ही फॉर्म में इस न्यूरॉन में भी क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। ठीक है, दस इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर सेल बाय साइनेप्स। तो साइनेप्स का फायदा क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पल्स है, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, तो विद द हेल्प ऑफ साइनेप्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। बॉडी का पोस्चर, बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा बेटा ब्रेन का पार्ट
आप बोल सकते हो कि मेंटेन करता है? तो इसका जवाब तो बहुत ही आसान सा है बेटा, सेरिबेलम। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होना चाहिए, है ना। तो सेरिबेलम अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, अगर आप ये लिख दोगे ना हाइंड ब्रेन, तो आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे कि बच्चे को ये भी पता है कि सेरिबेलम एग्जैक्टली फोर ब्रेन का पार्ट है या मिड ब्रेन का पार्ट है या हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोर्शन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती होती है ना जो अपन पूजा के टाइम पे जलाते हैं, उसकी खुशबू को अपन कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं? तो देखो होता क्या है बेटा, जो अपना नेजल पैसेज है, ये देखो कुछ इस तरीके से मैं बता देती हूँ, ये अपना पूरा नेजल पैसेज है, ठीक है। ये नोस्ट्रल्स हो गए, ये अब तुम्हें क्योंकि एक इंसान का साइड व्यू दिख रहा है इसलिए यहाँ पर तुमको केवल एक ही नोस्ट्रल दिख रहा होगा, जबकि सबको पता है कि दो नोस्ट्रल्स होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो अपना पूरा नेजल पैसेज है, ठीक है, यहाँ पर होते हैं, मतलब रूफ पर मान लो कुछ इस तरीके से ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। लोब्स की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। ऑल्फैक्टरी लोब्स पाए जाते हैं फोर ब्रेन में। याद करो फोर ब्रेन अपन ने पढ़ा था, उसके तीन पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, इसके बाद में डाइनसेफेलॉन जिसमें कि थैलेमाई, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस आते थे, और तीसरा पार्ट ऑल्फैक्टरी लोब्स। याद आया? तो ये तीन चीजें क्या करती हैं, मिलके बनाती थी फोर ब्रेन। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स बेटा कहाँ पाए जाएंगे? ब्रेन में पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रेन होगा इंसान का, ठीक है, और यहाँ पर पाए जाएंगे ऑल्फैक्टरी लोब्स। जैसे कि मान लो ये क्या है, ये है ऑल्फैक्टरी लोब्स, फोर ब्रेन में यहाँ पर पाए जाएंगे सपोज ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं बेटा, ये रिसेप्टर्स हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कंफ्यूज मत होना, दीज आर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये क्या करेंगे, स्मेल की जो जानकारी है भाई, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है ना, देखो हर एक रिसेप्टर हर एक स्टिमुलस को रिसीव नहीं करता। जैसे कि जो टच वाले रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, वो टच स्टिमुलस को ही क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। वो ये स्मेल वाले को जो है ना, कभी तुमने सुना है कि स्किन पर जो है कुछ मीठा मीठा सा लग रहा है, या स्किन पर जो है कुछ क्या बोलते हैं, स्किन हमें बता रही है कि देखो यहाँ पर खुशबू, ऐसा होता है क्या? नहीं, हर एक रिसेप्टर बेटा हर एक स्टिमुलस को रिसीव नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम स्मेल की बात कर रहे हैं, यदि हम ऑल्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ही होने चाहिए, जो कहाँ पाए जाते हैं, हमारी नाक में पाए जाते हैं। जब सर्दी हो जाती है, कंजेशन के कारण जो है एकदम आप बोल सकते हो कि हालत ख़राब रहती है, नाक बंद हो जाती है, तो उस समय आपने देखा होगा कि जब सर्दी जुकाम होता है, जब नाक बंद हो जाती है, तो किसी भी चीज़ की हमें स्मेल नहीं आती है। इनफैक्ट जो भी अपन खाना खाते हैं उसका अपन को टेस्ट भी नहीं आता है उतने अच्छे से। क्यों? क्योंकि उस समय ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं बेटा, वो इतने एफिशिएंटली जो खुशबू है या जो भी स्मेल है उसकी जानकारी ये ऊपर ऑल्फैक्टरी लोब्स तक लेके नहीं जा पाते हैं फॉर सम रीज़न। अब वो क्या रीज़न है वो तुम 11th में सीख लेना, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हाँ, जब भी सर्दी जुकाम होता है तो ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो उतने अच्छे से जो जानकारी है स्मेल की, अब स्मेल बेटा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ओडर जो है, ओडर है ना, तो स्मेल बोलो ओडर बोलो, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो उसकी जानकारी जो है ये ऑल्फैक्टरी लोब्स तक उतने अच्छे से लेके जा नहीं पाते हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि जब सर्दी जुकाम होता है तो ना हमें कुछ खुशबू हम सूंघ पाते हैं, ना हमें कुछ बदबू ज़्यादा आती है, ठीक है। तो नेजल पैसेज में क्या होता है बेटा, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल का जो जो स्टिमुलस है, ठीक है, जो स्टिमुलस है इम्पल्स के फॉर्म में, जाहिर सी बात है, कहाँ लेकर के जाएंगे, ये लेकर मतलब ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, ये क्या करेंगे, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या होंगी, वही न्यूरॉन्स होंगी, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। ये लो मैंने बना दिया ये। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ने क्या करा है, जो ओडर या जो स्मेल वाला स्टिमुलस है वो रिसीव कर लिया है, ठीक है। अब वो स्टिमुलस कहाँ जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन या नर्व के पास जाएगा, इम्पल्स बनेगी, फिर वही इम्पल्स कहाँ जाएगी, फोर ब्रेन में जो ऑल्फैक्टरी लोब्स बेटा उनके पास जाएगी। तो इम्पल्स में क्या है, इम्पल्स में एक स्मेल की जानकारी है,
जो कहाँ पहुँचेगी, ऑल्फैक्टरी लोब्स तक पहुँचेगी। फिर ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या करेगा, अपने पुराने कच्चे चिट्ठे निकालेगा कि यार पिछले बार जब ऐसी खुशबू आई थी तो ये किसी परफ्यूम की थी, अच्छा सामने क्या है, कोई परफ्यूम है, अरे पिछले बार ये वाली खुशबू आई थी तो हमें समझ में आ रहा है कि तो किसी अगरबत्ती की थी, ओहो इसका मतलब क्या कि अगरबत्ती जल रही है सामने, लाइक दैट। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, स्मेल को सेंस करेंगे, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, फिर इम्पल्स के फॉर्म में जो सेंसरी नर्व है वो मतलब जो इम्पल्स बनेगी वो सेंसरी नर्व कहाँ लेके जाएंगी, ऑल्फैक्टरी लोब्स तक लेके जाएंगी, जो हमें हेल्प करेगा ये डिटेक्ट करने में कि भाई खुशबू किस चीज़ की है, कि अगरबत्ती की है कि परफ्यूम की है, या वो एक्चुअली में बदबू है किसी कचरे की। ठीक है, चल। द स्मेल ऑफ अगरबत्ती इंसेंस स्टिक डिफ्यूजेज इन द एयर. It is detected by olfactory receptors present in the nose. This information is sent to olfactory lobes by sensory nerves located in the forebrain where it is analyzed and reacted upon. कि olfactory lobes क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और इसके बाद में अपन उसके हिसाब से रिएक्ट भी करेंगे कि अगर अगरबत्ती की खुशबू होगी तो हम और ज़ोर से सांस लेंगे ताकि उसकी खुशबू और अंदर तक जाए, और अगर कोई सपोज कचरा होगा तो अपन अपनी नाक ऐसे बंद कर लेंगे कि भैया अब जो इसकी जो बदबू फैली हवा में वो हमारी नाक के अंदर और ना जाए। ठीक है, चल। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स सेक्शन। बेटा रिफ्लेक्स सेक्शन में ब्रेन का क्या काम होता है, कुछ भी नहीं। क्यों, मैं आपको कुछ देर पहले यही तो समझा रही थी कि ब्रेन मतलब ऐसा समझ लो कि इज लाइक एक डिपार्टमेंट का बहुत बड़े डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा हेड, कि उसके पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। और वैसे भी अपन ने ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर समझा है ना, अपन को पता है कि कितने सारे उसमें उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें चलती हैं। तो ब्रेन आप ये समझ लो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा हेड है। ठीक है, तो अगर आप इतने बड़े हेड के पास कोई भी अपनी छोटी सी एप्लीकेशन लेकर के जाओगे तो वो भी बोलेगा कि क्या है यार, हमें जो है ना इतने सारे मेजर काम पड़े हुए हैं करने के लिए, और ये जो है ना अपनी छोटी सी एप्लीकेशन लेकर के आए, हटो हमारे पास टाइम नहीं है। या अगर वो आपकी एप्लीकेशन ले भी लेगा, एक्सेप्ट कर भी लेगा बेटा, तो उसके ऊपर काम करने में उसको समय ज़्यादा लगेगा। तब तक कुछ स्टिमुलाई ऐसे होते हैं कि वो उस चीज़ का इंतज़ार कर नहीं सकते हैं, मतलब हम नहीं इंतज़ार कर सकते हैं, वो स्टिमुलाई क्या कर देंगे बेटा, ऑलरेडी हमारी बॉडी को डैमेज कर देंगे, इंजरी कॉज कर देंगे। ठीक है, तो उस चक्कर में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बोलती कि यार अगर इन्फॉर्मेशन की ही प्रोसेसिंग करनी है, अगर डिसीजन ही लेना है तो वो तो मैं भी कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास भी रिले न्यूरॉन्स हैं। तो वही वाली बात है कि कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनके लिए क्विक और बहुत ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देना जो है ज़रूरी होता है, अदरवाइज तो इंजरी हो सकती है। तो ब्रेन का यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ब्रेन का क्या रोल होता है, absolutely no role. ठीक है, so brain has no direct involvement in reflex section. It is mainly controlled by spinal cord as these actions do not require thinking and are very quick actions. जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ स्टिमुलस के लिए बेटा रिएक्शंस जो हैं बहुत ही क्विक होने चाहिए, स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, ज़्यादा सोचने समझने का वहाँ पर स्कोप होता नहीं है। तो एज सच ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ऑल्दो अपन चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कुछ रिफ्लेक्सेस बेटा सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस भी होते हैं। अगर आपको याद होगा तो कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। तो वो सब क्या होते हैं बेटा, वो मतलब ये मिड ब्रेन के कंपोनेंट है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होते हैं। बट हाँ, अब आप 10th में हो, इतना डिटेल में आपको ज़्यादा नहीं जाना है, तो आप यही बोल सकते हो कि हाँ रिफ्लेक्स सेक्शन में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, एज सच ब्रेन का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब अगर ये समझ में आ गया तो फिर हमें अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाना चाहिए। व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स। फाइटो हॉर्मोन्स क्या होते हैं बेटा, केमिकल्स ही होते हैं जो प्लांट बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं सर्टेन लोकेशंस पर, जो प्लांट की ग्रोथ, मूवमेंट, फ्लावरिंग कब होनी है, ग्रोथ कितनी होनी है, कौन से पार्ट की होनी है, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, एक सीड को जर्मिनेट कब करना है, एक बर्ड को ब्रांच में कब ग्रो करना है, डेवलप होना है, ये सब कुछ जो है बेटा वो प्लांट हॉर्मोन्स ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो प्लांट हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच रेगुलेट ग्रोथ, फ्लावरिंग, प्लांट की हाइट, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, मतलब वही सीड जर्मिनेट कर रहा है उसमें से और मतलब जड़ें निकल रही हैं, स्टेम निकल रहा है, स्टेम से और ब्रांचेस निकल रही हैं, एंड देयर रिस्पॉन्स टू दी एनवायरनमेंट। तो प्लांट हॉर्मोन्स क्या करते हैं बेटा, बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस ही होते हैं जो प्लांट बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं, ग्रोथ, फ्लावरिंग, हाइट, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट और उसके रिस्पॉन्सेस जो होते हैं एनवायरनमेंट में वो कंट्रोल करते हैं।
प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। और 5 होते हैं हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, जो अपन इस चैप्टर में पढ़े हैं। कौन कौन से? इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, इनको आप ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हो, ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। अगर आप चाहो तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो सवाल में, मतलब अपने जवाब में, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, है ना। मेनली आपको लिखना तो यही है कि हाँ भाई, प्लांट हार्मोन केमिकल सब्सटेंसेज ही होते हैं जो स्पेशलाइज्ड लोकेशंस पर प्लांट बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। फंक्शन क्या क्या होता है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख ही दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, मतलब वो यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट की बात हो रही है, उसकी पत्तियों को टच करने पर जो मूवमेंट होता है कि टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को अगर आप टच करोगे तो लीफलेट्स ऐसे फोल्ड करके ड्रूप कर जाती हैं, वो वाला मूवमेंट, और जो शूट का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस, यानी कि वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म की यहाँ पे बात हो रही है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप एक डिफरेंस तो मेनली यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई जो टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को टच करने पर जो मूवमेंट होता है उनका, कि वो फोल्ड होकर के ऐसे ड्रूप कर जाती हैं, वो एक नास्टिक मूवमेंट है। ठीक है, और जो शूट का जो मूवमेंट है टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस, वो एक ट्रॉपिक मूवमेंट है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि जब हम बात करते हैं सेंसिटिव प्लांट वाले मूवमेंट की, तो ओके, वो हार्मोन के कारण ही होता है, बट हार्मोन वहाँ पर क्या करते हैं, आपको याद होगा जब अपन नास्टिक मूवमेंट्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि चाहे प्लांट मूवमेंट्स किसी भी तरह के क्यों ना हो, चाहे वो नास्टिक वाले हो चाहे वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं दे ऑल आर रेगुलेटेड बाय प्लांट हार्मोन्स। लेकिन हार्मोन्स के भी एक्शन करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे नास्टिक मूवमेंट्स की, तो नास्टिक मूवमेंट्स में क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स जो है बेटा प्लांट सेल्स में आप बोल सकते हो कि उनका शेप चेंज कर लेते हैं। मतलब एक प्लांट में किसी उसके सर्टेन पार्ट में यदि नास्टिक मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों की, ठीक है, तो होता यह है कि जब टच स्टिमुलस आता है ना, तो एक हार्मोन आता है, वो हार्मोन क्या करता है, टच मी नॉट प्लांट की लीफ के जो पुल्विनाए होते हैं, ठीक है ना, पुल्विनाए का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, मुझे अच्छे से पता है, ये जो स्वॉलन पार्ट होता है बेटा एक लीफ के बेस पर, ये वाला, इसको अपन पुल्विनस कहते हैं, प्लूरल क्या होता है, पुल्विनाए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में वो हार्मोन आकर के एक्शन करता है, जिसके कारण सेल्स के अंदर का जो पानी है बेटा वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, सेल्स के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, मतलब यहाँ पर पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल्स के अंदर वो कम हो जाता है, जिसके कारण टर्गर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। और जहाँ सेल्स के अंदर का पानी बाहर निकला, टर्गर प्रेशर कम हुआ, सेल्स जो है बेटा वो थोड़े से श्रिंक कर जाते हैं। तो जो पुल्विना पहले एकदम फर्म होता है वो थोड़ा सा लूज पड़ जाता है, और उस चक्कर में जो लीफलेट्स हैं वो भी क्या होता है, ऐसे फोल्ड होकर के ऐसे ड्रूप कर जाते हैं। यानी कि यहाँ पर नास्टिक मूवमेंट में क्या हुआ कि प्लांट हार्मोन ने सेल्स का शेप ही चेंज कर दिया, सेल्स का शेप ही चेंज कर दिया, टर्गर प्रेशर में चेंज ला करके, पानी का जो अमाउंट है उसको कम ज़्यादा करके सेल का शेप चेंज हो गया और मूवमेंट हो गया। वहीं अगर हम बात करेंगे ये लाइट स्टिमुलस वाले एग्जाम्पल की, मतलब मूवमेंट की, तो यहाँ पर बेटा ग्रोथ आप बोल सकते हो कि इन्वॉल्व है, कि वही बात है कि ऑक्सिन हार्मोन यहाँ भी जो है अपना एक्शन करेगा, कि जैसे कि प्लांट का ये जो स्टेम है, ठीक है, इसकी टिप पर ऑक्सिन है, अब वो ऑक्सिन क्या होगा बेटा, नीचे आएगा सेल्स के पास। ठीक है, अब वो ये जहाँ देख लेगा कि भाई प्लांट के पास लाइट जो आ रही है वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो वो बोलेगा ऑक्सिन कि भाई मैं ये वाला जो साइड है जहाँ पर लाइट आ रही है वहाँ पर क्यों जाऊँ, ये वाला जो साइड है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, शेडी साइड बोल रहे हैं, शेडी साइड। ठीक है, तो मैं मतलब ऑक्सिन बोलेगा कि भाई मैं तो यहाँ जाना जो है पसंद करूँगा, क्योंकि ऑक्सिन को धूप पसंद नहीं है। ठीक है, तो वो बोलेगा कि मैं यार यहाँ पर क्यों जाऊँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा। यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ऑक्सिन यहीं आ जाएगा, लेकिन हाँ मेजर कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा ऑक्सिन का वो इस साइड पे डिफ्यूज़ होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वाले सेल्स को ज़्यादा ऑक्सिन मिल जाएगा, यहाँ वाले सेल्स को ज़्यादा ऑक्सिन मिलेगा, यहाँ पर कम मिलेगा। तो उस चक्कर में होगा कि जो सेल्स होंगे ना वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, ये वाले अनइवन आप बोल सकते हो कि सेल्स का एलोंगेशन होगा, मतलब ग्रोथ तो यहाँ भी होगी सेल्स की, लंबे तो यहाँ पे भी होंगे, लेकिन यहाँ वाले सेल्स कम लंबे होंगे, यहाँ वाले सेल्स ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो एक अनइवन सी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और इस चक्कर में होगा क्या कि इस अनइवन ग्रोथ के कारण ही आपको लगेगा कि जो आपका प्लांट का जो स्टेम है, जो शूट है, वो कहाँ बेंड हो रहा है, टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस। तो यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी पहली बात। ठीक है, ये नास्टिक मूवमेंट था, ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर हार्मोन क्या कर रहा है, सेल्स का शेप चेंज कर रहा है, यहाँ पर हार्मोन क्या कर रहा है, सेल्स की ग्रोथ करवा रहा है, सेल्स का एलोंगेशन करवा रहा है।
शेप चेंज नहीं करवा रहा है, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है सेल्स की, सेल्स इलोंगेट कर रहे हैं। यहाँ पर तो पानी का अमाउंट कम या ज़्यादा करके क्या हो रहा है, सेल का शेप ही चेंज हो रहा है। ये सारे आप बोल सकते हो कि डिफरेंसेस हैं। अब लिखना कैसे, आ जाओ देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट स्टिमुलस। ये नास्टिक मूवमेंट है वेयर विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस अप्लाइड। नॉन डायरेक्शनल बेसिकली क्या होते हैं बेटा, मूवमेंट्स होते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। ये ट्रॉपिक मूवमेंट है जो स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, टच है। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, लाइट है। यहाँ पर स्टिमुलस, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हुआ क्यों, क्योंकि सडन लॉस हो गया पानी का फ्रॉम द सेल्स, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि वही है कि मतलब पानी निकल गया, टर्गर प्रेशर कम हो गया, तो सेल्स का जो शेप है वो चेंज हो गया, पुल बिनाए जो फर्म थे वो अब लूज पड़ गए, तो लीफलेट्स भी क्या हो गए बेटा, फोल्ड करके ड्रूप कर गए। यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, अनइक्वल ग्रोथ हो रही है, शूट की जो दो साइड्स हैं उनकी अनइक्वल ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर ग्रोथ इन्वॉल्व है। ये वाला मूवमेंट आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा कि तुरंत जैसे आपने टच करा वैसी पत्तियाँ फोल्ड होकर के नीचे झुक जाएंगी। इसको होने में समय लगेगा, ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है बेटा, कम से कम आपको 20 से 15 दिन तो लगेंगे अपने शूट को जो है ना लाइट स्टिमुलस की तरफ बेंड होते हुए देखने में, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसी अच्छी बात पे हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। ऑक्सिन का एग्जाम्पल दे सकते हो आप। ऑक्सिन क्या करते हैं बेटा, 3 होते हैं ना ग्रोथ प्रमोटर्स, जिबरलिन, साइटोकाइनेंस एंड ऑक्सिन। बेस्ट एग्जाम्पल आप ऑक्सिन का दे सकते हो कि ऑक्सिन क्या है बेटा, ग्रोथ प्रमोटर है, सेल्स का इलोंगेशन करवा देता है, सेल्स लंबे लंबे हो जाएंगे तो जिस भी पार्ट में वो सेल्स होंगे बेटा वो पार्ट भी क्या होगा, इवेंचुअली ग्रो कर जाएगा। भाई अगर प्लांट पार्ट के सेल्स लंबे लंबे हो रहे हैं तो वो पार्ट भी तो लंबा हो जाएगा ना, ग्रो कर जाएगा ना। सो ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। ऑक्सिन प्रमोट्स सेल, ये ऑल नहीं है बेटा, सेल इलोंगेशन, thus helps in the growth of stems etc. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। याद करो जो अपने क्लाइंबर्स होते हैं, मतलब वो वाले पौधे जिनके स्टेम अपने आप खड़े नहीं हो पाते, उनको सपोर्ट चाहिए होता है ना। तो स्टेम से क्या होता है बेटा, स्टेम से ऐसे टेंड्रिल्स निकलती है। जैसे कि मटर का पौधा है, आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई थी, मटर का पौधा है, उसका स्टेम बड़ा कमज़ोर सा होता है, उसके बस की नहीं कि वो ऐसे अपराइट पोजीशन में खड़ा रहे जैसे कि नॉर्मल पेड़ पौधों के स्टेम होते हैं ना, ऐसे लोट लगाया रहता है। तो उसके साइड से क्या होता है बेटा, ऐसे कुछ आप बोल सकते हो कि एक्सटेंशंस निकलते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स बोलते हैं। यही टेंड्रिल्स क्या करती हैं बेटा, किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आती हैं, उसके अराउंड ऐसे गोल गोल घूम के कॉइल हो जाती है, उसके ऊपर क्लिंग कर जाती हैं, जिसके कारण जो प्लांट है वो अल्टीमेटली क्या करता है, वो भी उस सपोर्ट के ऊपर चढ़ने लग जाता है। बेटा हर एक पौधा ऐसे, जैसे कि जो वो है ना मटर है, ठीक है, मनी प्लांट हो गया, तरबूज हो गया, है ना, इन सब की बेल चलती है बेटा। मतलब ये जो एक्चुअली जो प्लांट्स हैं वो क्लाइंबर होते हैं, इनके स्टेम में इतनी दम नहीं होती है कि ऐसे खड़ा हो जाए वो, ठीक है। तो इनके स्टेम से जो है ऐसी टेंड्रिल्स निकलती हैं जो किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आती हैं, उसके अराउंड कॉइल होकर के क्लिंग कर जाएंगी ताकि पूरा प्लांट क्या करे, उस सपोर्ट के सहारे ऐसे ऊपर उठे, ठीक है। तो सवाल ये है कि ऑक्सिन कैसे प्रमोट करता है इस चीज़ को। तो जैसे कि ये सपोर्ट है, ये कोई सपोर्ट है, सपोज कोई एक वुडन स्टिक है या कोई आयरन रॉड है, कुछ भी हो सकता है सपोर्ट, ठीक है। तो और ये क्या है, ये है मान लो टेंड्रिल, ठीक है। तो टेंड्रिल का जो ये वाला साइड है, कौन सा, हाँ यहाँ देखो, टेंड्रिल का बेटा, टेंड्रिल पहली बात तो थोड़ा सा मोटा बनाया जाए, ये अलग कलर से बना रही हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ठीक है। टेंड्रिल का जो ये वाला साइड है बेटा, ये वाला जो डायरेक्ट सपोर्ट के कांटेक्ट में है, ठीक है, यहाँ पर सेल्स होंगे ये, और दूसरा वाला साइड टेंड्रिल का, इसमें भी सेल्स होंगे, है ना। मैं टेंड्रिल की देखो ना, आपको 2 साइड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, एक ये वाला जो डायरेक्ट सपोर्ट को टच कर रहा है, एक ये वाला जो कि डायरेक्टली सपोर्ट के कांटेक्ट में नहीं है। अब क्या होता है, जैसे ही टेंड्रिल इस सपोर्ट को टच करता है तो टच स्टिमुलस मिल जाता है, टेंड्रिल के सेल्स को टच स्टिमुलस मिल जाता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन आता है, और वो ज़्यादा कहाँ आएगा, वो ज़्यादा आएगा बेटा यहाँ पर, ये वाले साइड में, ये वाले साइड ना, ये वाला मतलब टेंड्रिल का वो वाला साइड जो सपोर्ट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, टेंड्रिल ज़्यादा यहाँ पर आएगा डिफ्यूज़ होकर के।
तो जो यहाँ वाले सेल्स है बेटा, भाई सेल्स का तो वही है कि जहाँ उनको टेंड्रल ज़्यादा मिला, सॉरी जहाँ टेंड्रल के सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिला, जिस भी सेल को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है बेटा वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये वाले सेल्स को नहीं मिलेगा ऑक्सीजन, मिलेगा, लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन किसको मिलेगा, ये वाले सेल्स को मिलेगा। तो जो ये वाले सेल्स होंगे बेटा ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, ये ऐसे, और ये वाले सेल्स भी कम मतलब लंबे तो होंगे लेकिन थोड़े से कम लंबे होंगे, ठीक है, ये थोड़े कम लंबे होंगे। तो उस चक्कर में क्या होता है, वही अनइवन सी ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो टेंड्रल है ये एक तरीके से सपोर्ट के अराउंड ऐसे कॉइल हो जाते हैं, इससे क्लिंग कर जाती है, समझे। तो ये है ऑक्सीजन का रोल इस तरह से। When a tendril comes in contact with the support, oxygen stimulates faster growth of the cells on the opposite side so that the tendril forms a coil around the support। कि टेंड्रल का वो वाला पार्ट जो सपोर्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाता है डिफ्यूज़ होकर के, जिसके कारण यहाँ वाले सेल्स ज़्यादा लंबे हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ये वाले साइड के सेल्स जो डायरेक्टली सपोर्ट के कांटेक्ट में। तो एक अनइवन सी ग्रोथ हो जाएगी और उस चक्कर में जो टेंड्रल है वो कॉइल कर जाएगा सपोर्ट के अराउंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब पता है कि नहीं पता है, कि पानी, हाइड्रो वर्ड कहाँ से है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। तो एक ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट जो वाटर स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में हो रहा हो, उसके लिए हो रहा हो, ठीक है। तो एक बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल बेटा आ भी चुका है कि यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी जो है डिमॉन्स्ट्रेट करके बतानी होती है, समझानी होती है। तो अब उसको अपन कैसे करेंगे, आ जाओ देख लेते हैं। टेक 2 ग्लास ट्रफ्स ए एंड बी, मतलब ट्रे ले लो एक तरह से, ठीक है, या गमला ले लो, आप तो गमला बोल लो। ए एंड बी दोनों में जो है एंड फिल ईच वन ऑफ देम विद 2/3 ऑफ सॉइल। दो पॉट ले लो, दो ट्रफ्स ले लो, उसमें ए और बी उसको मार्क कर दो, दोनों में जो है ना 2/3 मिट्टी भर दो। इन ट्रफ ए प्लांट अ टाइनी सीडलिंग्स। जो ट्रफ ए है, जो पौधा ए है, पौधा नहीं, जो गमला ए है उसमें आप टाइनी सीडलिंग्स जो है प्लांट कर दो। इन ट्रफ बी प्लांट अ सिमिलर सीडलिंग एंड प्लेस अ क्ले पॉट इनसाइड द सॉइल। मतलब कि उसमें भी दूसरा जो पॉट है उसमें भी तुमको सीडलिंग डालनी है, लेकिन उसके नीचे तुम्हें क्या करना है, एक क्ले पॉट भी लगा देना है। वाटर द सॉइल इन ट्रफ ए डेली एंड यूनिफॉर्मली। जो पॉट ए है उसमें तुम्हें डेली क्या करना है, पानी डालना है, अच्छे से डालना है। डू नॉट वाटर द सॉइल इन ट्रफ बी बट पुट सम वाटर इन द क्ले पॉट। यानी कि आप ऐसा समझ लो ना, मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, ये देखो, पॉट ए पॉट बी दोनों में 2/3 सॉइल भरी हुई है, ठीक है। इसमें भी सीडलिंग है, इसमें भी सीडलिंग है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में, फ़र्क ये है कि इस वाले पॉट में साइड में आपने क्या करा हुआ है, एक क्ले पॉट भी लगाया हुआ है, एक क्ले पॉट भी लगाया हुआ है, उसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है लाइक दिस। अब बोला जा रहा है कि जो पॉट ए है इसको तो आपको डेली क्या करना है, पानी डालना है, यूनिफॉर्मली डालना है। पॉट बी की जो मिट्टी है यहाँ पर आपको पानी नहीं डालना है, बल्कि जो आपने क्ले पॉट लगा के रखा है ना बेटा, आपको पानी उसमें डालना है, ठीक है। Do not water the soil in the trough B, but put some water in the clay pot. Leave the both troughs for a few days. कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। कुछ दिन बाद जब आप चेक करोगे आकर के तो आप पता है क्या पाओगे, ट्रफ ए में जो सीडलिंग था उसकी जो रूट्स निकल रही थी वो एकदम सीधी सीधी देखो जा रही थी, बिल्कुल सीधी सीधी, कहीं नहीं मुड़ रही थी, एकदम नीचे नीचे जा रही थी। वहीं जो ट्रफ बी में जो आपने सीडलिंग लगाई हुई थी, जो उससे रूट्स निकली हैं वो बेंड हो गई, देखो उनमें आपको एक बेंडिंग नजर आई, वो भी कहाँ, टुवर्ड्स दिस क्ले पॉट जिसमें कि पानी भरा हुआ था। तो इसका मतलब तो यही लगा ना कि भाई रूट्स को क्या चाहिए, पानी चाहिए, तभी तो रूट्स कहाँ जा रही हैं, रूट्स जा रही हैं पानी की तरफ। इस मिट्टी में आप डेली पानी डाल रहे थे तो नीचे नीचे क्या था, यहाँ पे पानी था, तो रूट्स भी कहाँ जा रही थी, नीचे नीचे जा रही थी। इस मिट्टी में आपने पानी नहीं डाला बल्कि पड़ोस में एक क्ले पॉट रख करके उसमें पानी डाल दिया, तो अब जो इसकी रूट्स है वो बेटा कहाँ जाएंगी, इसकी रूट्स जाएंगी पानी के पास। Positive hydrotropism, sorry. So now dig up the seedlings carefully from both the troughs without damaging their roots. We will find that the root of the seedling in trough A is straight. On the other hand, जो दूसरे पॉट की जो सीडलिंग थी उसकी जो रूट्स हैं वो स्लाइटली बेंड हैं टुवर्ड्स द राइट साइड, यानी कि टुवर्ड्स द क्ले पॉट कंटेनिंग वाटर। तो पॉट ए में जो सीडलिंग है उसकी रूट्स को पानी मिला दोनों ही साइड से, ठीक है,
पॉट ए की जो सीडलिंग की जो रूट्स हैं बेटा, उनको पानी मिला दोनों ही साइड से, यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी मिला, नीचे से भी मिला, तो उनका चल गया काम. बट इन ट्रफ ए बी द रूट्स गेट वाटर ओजिंग आउट ऑफ द क्ले पॉट विच इज केप्ट ऑन द राइट साइड. इस सीडलिंग की जड़ों को पानी कहाँ से मिला? क्ले पॉट था बेटा जिसमें पानी भरा हुआ था ना, तो क्ले पॉट से पानी जो है थोड़ा थोड़ा बाहर निकला, थोड़ा थोड़ा बाहर निकला, और ये पानी जो है इन रूट्स को नसीब हुआ. Therefore, the root of seedling in the trough B grows and bend towards the source of water to the right side. This experiment shows that the root of the plant grows towards water. इसको अपन बोलते हैं क्या? प्लांट में दिखने वाला पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म. ठीक है, चल. तो ये सब कुछ बेटा आपको लिखना पड़ेगा. ये मत समझना कि मैम ने समझा दिया है, समझाया तो है मैंने, लेकिन तुम्हें लिखना भी पड़ेगा क्योंकि तुमसे एक्टिविटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बोला गया है. ठीक है. Now, how does a chemical coordination takes place in animals? बेटा अपन में chemical coordination कैसे होता है? With the help of our endocrine system. Glands होती है ना अपने पास, तरह तरह की endocrine glands, वो क्या करती हैं? अपने respective hormones निकालती हैं. वही hormones वो कहाँ डालती हैं? ब्लड में डालती हैं. फिर इसके बाद में ब्लड पूरी बॉडी में बहता है, और जहाँ पर एक सर्टेन हार्मोन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, मतलब जिस भी टारगेट साइट में एक सर्टेन हार्मोन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वहाँ पर वो हार्मोन पहुँच करके अपना एक्शन परफॉर्म करता है. सो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू द स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स secreted by the endocrine glands. Coordination in animals takes place through hormone system as well as nervous system. नर्वस सिस्टम भी बेटा इसमें इन्वॉल्व होता है. याद करो अपन ने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? भाई बॉडी में तो वैसे बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, थाइमस है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, ठीक है, बहुत कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल पूरा किसके पास होता है? हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. तो नर्वस सिस्टम भी बेटा इसमें इन्वॉल्व होता है. ठीक है. Endocrine glands secrete animal hormones directly into the blood that reach to the specific cells. Special type of molecules are present on the surface of the cells to detect these hormones. है ना, यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं सेल्स के सरफेस पर जो हॉर्मोन्स को डिटेक्ट करते हैं. बेटा वो स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं, वो रिसेप्टर्स की ही यहाँ पर बात हो रही है. दीज सेल्स एक्ट अकॉर्डिंगली, मतलब अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट अ पर्टिकुलर हार्मोन कैरीज. और फिर वो सेल्स क्या काम करेंगे? वही काम करेंगे वो जो हार्मोन उनसे करवाना चाह रहा है. दैट्स इट. ठीक है, चल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? आयोडाइज्ड सॉल्ट खाने के लिए क्यों एडवाइज किया जाता है? तो इसका रीज़न बहुत ही आसान सा है कि अपनी जो थायराइड ग्लैंड होती है बेटा, इसको बनाने होते हैं थायराइड हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स को T3 T4 हार्मोन्स है ना, तो इन दोनों ही हार्मोन्स को बनाने के लिए ग्लैंड के सेल्स को चाहिए होता है आयोडीन. यदि आयोडीन आपकी डाइट में सही मात्रा में नहीं पाया गया तो ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड है बेटा, इसको जिस अमाउंट में T3 T4 हार्मोन्स बनाने चाहिए वो बना नहीं पाएगी. तो उसको कहीं ना कहीं गिल्ट होगा कि यार मैं कैसी लार्जेस्ट बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड हूँ कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बॉडी में पर्याप्त मात्रा में T3 T4 हार्मोन्स को सेक्रेट करूँ, पर मैं बना नहीं पा रही हूँ. तो उस गिल्ट के चक्कर में क्या होता है बेटा, ये फूल जाती है. उसको लगता है कि यदि मैं फूल जाऊँगी तो शायद मैं ज़्यादा T3 T4 हार्मोन्स बना पाऊँ, और जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है तो फिर इंसान का जो ये पूरा जो नेक रीजन होता है बेटा, ये भी स्वेल कर जाता है, और इस बीमारी को अपन बोलने लगते हैं क्या? गुविटर, जो कि आयोडीन डेफिशिएंसी से हुआ है. तो अगर किसी की डाइट में प्रॉपर आयोडीन नहीं है तो ग्लैंड स्वेल कर जाएगी, उसको अपन नाम देंगे क्या? बीमारी को गुविटर. तो इसीलिए बोलते हैं कि भैया आयोडीन की मात्रा जो है डाइट में सही होनी चाहिए. अब वो आयोडीन की मात्रा सही कैसे होगी? तो आयोडाइज्ड सॉल्ट गवर्नमेंट खुद ही देती है, वो खा लो, वो इनफ है. ठीक है. आयोडीन इज असेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन. दिस हार्मोन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म. हार्मोन के बारे में आपको पता है कि T3 T4 हार्मोन्स क्या करते हैं? बॉडी का जो BMR है वो कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं. फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म को क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे. इफ द क्वांटिटी ऑफ द आयोडीन इज लेस देन द रिक्वायर्ड will produce less thyroxine hormone which leads to the enlargement of thyroid gland. The disease is called Guitter. So therefore iodized salt जो है बेटा वो एडवाइस किया जाता है खाने के लिए. ठीक है, ये तो बहुत ही मतलब बेसिक सा सवाल था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड? आपको पता है बेटा एड्रेनलिन को अपन क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं.
कि जब भी हम 3F वाली कंडीशन में सिचुएशन में फंसते हैं तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन साथ में नॉर एड्रेनलिन भी क्या होता है, सेक्रेट होता है। 3F मतलब क्या, फाइट, फ्लाइट एंड फियर, कि जब भी आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसते हो आपके अंदर ये 3 फीलिंग्स आती हैं कि या तो यहाँ से भाग जाओ, फ्लाइट, ठीक है, डर लग जाता है आपको, फियर, और दूसरा मतलब तीसरा क्या कि आप फाइट कर लो, है ना, फाइट मारो। तो उस समय जब ये बॉडी में रिलीज होगा, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। और अगर मैं आपको सही शब्दों में बताऊं बेटा, आपकी एनसीईआरटी बुक का ये एक पैराग्राफ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एड्रेनलिन के फंक्शंस के बारे में ही बताया गया है कि जब जब ये बॉडी में, इमरजेंसी हार्मोन है, तो जब जब ये बॉडी आप मतलब जब जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसोगे तो ये आपकी बॉडी में रिलीज होगा, और रिलीज होकर के इसका क्या आपको असर देखने को मिलेगा, ये सब बातें आपकी एनसीईआरटी बुक में खुद ही दी हुई हैं। ये सवाल पिछले सालों बोर्ड एग्जाम में आया है, तो मैं आपसे यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आपकी एनसीईआरटी बुक में जो पूरा पैराग्राफ है ना, आप इसको एज इट इज़ लर्न कर लो, क्योंकि समझा तो मैं चुकी हूँ आपको, ठीक है, और यही लिख करके आ जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें और कुछ भी कोई भी आंसर तुम्हें याद करने की जरूरत है ही नहीं। देखो मैं क्या लिखा हुआ है, एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट। हार्ट भी उसमें शामिल होता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, हार्ट बीट्स फास्टर, मतलब वही हार्ट बीट बढ़ जाती है, रिजल्टिंग इन द सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। क्योंकि जब अपन इमरजेंसी सिचुएशन में फंसते हैं बेटा, तो अपने अंदर वो 3F वाली फीलिंग्स आती हैं कि यहाँ से भागो, यहाँ पे लड़ो, या आपको डर भी लगता है, ठीक है। तो डरने में तो चलो ठीक है, लेकिन फाइट और फ्लाइट के लिए ज़रूरी है कि आपके हाथ पाँव की मसल्स, स्केलेटल मसल्स काम करें। वो ज़्यादा काम तभी कर पाएंगे जब उनको ज़्यादा जब वो मसल सेल्स क्या करेंगे, ज़्यादा एनर्जी बनाएंगे। तो बेटा मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए ज़्यादा ग्लूकोज और ज़्यादा ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना। तो इसलिए क्या होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आपके हाथ पाँव की जो मसल्स हैं उनको मिले। अगर ब्लड सप्लाई वहाँ पर रिच होगी तो ऑक्सीजन भी उनको, क्योंकि ब्लड में ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सप्लाई भी क्या होगी, उन तक बढ़ जाएगी। The blood to the digestive system and skin is reduced. Digestive system और skin में जो blood supply होती है वो कुछ हद तक कम कर दी जाती है due to contraction of muscles around the small arteries in these organs। कि इन organs के आसपास जो छोटी छोटी arteries होती हैं वो small arteries, contraction of muscles, हाँ, तो क्योंकि muscles के contraction के कारण इन organs के आसपास की जो छोटी छोटी arteries होती हैं वो आप बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड द स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन्स, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो स्किन है, ब्लड सप्लाई यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी, ताकि जो मेजर जो सप्लाई है वो जो मसल्स हैं उन तक जो है डाइवर्ट कर दी जाए, है ना, टू डाइवर्ट द ब्लड टू आर स्केलेटल मसल्स। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो बढ़ जाएगा, भाई ज़्यादा ग्लूकोज, ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाना है तो हार्ट तो तेज़ी के साथ बीट करेगा ताकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा बढ़े। ऊपर से डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन से भी ब्लड सप्लाई को कम करके डाइवर्ट कर दिया गया है टुवर्ड्स स्केलेटल मसल्स। लेकिन सिर्फ ब्लड सप्लाई बढ़ाने से काम नहीं चलेगा बेटा, ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज को भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, ज़ोर ज़ोर से इंसान सांस लेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो अपनी बॉडी के अंदर ले, ब्लड में डाले और ब्लड से कहाँ जाए, मसल्स के पास जाए, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब मसल्स। All these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation. Such animal hormones are part of the endocrine system which constitutes the second way of control and coordination of our body. तो बेटा ये कुछ फंक्शंस है किसके, एड्रेनलिन के, और यही आपको लिखने होंगे, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। बेटा डायबिटीज में होता क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है ना, ये डायबिटीज़ मेलाइटस की बात हो रही है बेटा। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि पेनक्रियास से निकलता है एक हार्मोन इंसुलिन, ठीक है। वो इंसुलिन कब निकलता है, जैसे ही पेनक्रियास को पता चलता है कि भाई ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ऊपर जा रहा है, तो पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स होते हैं वो बनाते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो वहाँ से पेनक्रियास क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन को निकालना शुरू कर देती है। वो इंसुलिन हार्मोन करता क्या है,
ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करके नॉर्मल जो है ना लेकर के आता है। अब आप बोलोगे कि मैम इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करके नॉर्मल कैसे लेकर के आएगा? तो इंसुलिन वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ठिकाने लगाता है। कैसे? बॉडी के सेल्स को जाकर के देगा ताकि बॉडी सेल्स क्या करें, ग्लूकोज से एनर्जी बनाए। लेकिन तब भी ज़्यादा अभी भी ग्लूकोज है, तो और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा हुआ है इंसुलिन उसको कहाँ भेज देगा, लिवर के पास भेज देगा, ताकि लिवर में वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाए। अभी भी और बचा हुआ है, यदि ग्लूकोज एक्स्ट्रा अभी भी है तो इंसुलिन क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो डाल देगा कहाँ, एडिपोसाइट्स में, ताकि एडिपोसाइट्स में वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो फैट की फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाए। मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी करेगा इंसुलिन, बस किसी भी तरीके से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करके नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा। और अगर यही इंसुलिन हार्मोन उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में ना रिलीज हो बॉडी में, तो क्या होगा, ब्लड में बेटा ग्लूकोज का जो लेवल है वो नॉर्मल के ऊपर ही बना रहेगा, इनफैक्ट बढ़ता जाएगा, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को भाई, क्योंकि उनकी बॉडी में फॉर सम रीज़न इंसुलिन उतने अमाउंट में सेक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए बाहर से इंसुलिन डालना पड़ता है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल तो लेकर के आना ही है ना, कम करके। तो अगर अंदर से इंसुलिन उतना नहीं निकल पा रहा है तो फिर बाहर से इंजेक्शन के थ्रू जो है इंसुलिन पेशेंट को दिया जाता है। सो इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन secreted by pancreas that regulates the sugar level in blood. When there is less या no secretion of insulin, it leads to the increased blood sugar level, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। Thus patients suffering from diabetes are given insulin injection to control their blood sugar levels. ठीक है, दैट्स ऑल। आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सारे पढ़ लिए हैं। अब अपन मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर, और फिर उसके बाद में एक नए चैप्टर की होगी शुरुआत। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।